इन दिस वीडियो हम नेक्स्ट फेज़ को पढ़ना स्टार्ट करेंगे। इनके प्रीवियस हमने प्रो फेज़ और मेटा फेज़ को कवर किया है। यहाँ पर इस वीडियो में हम एना फेज़ को स्टार्ट करते हैं। एना फेज़ जैसे कि प्रीवियस हमने बोला, मेटा फेज़ आपको याद होगी जहाँ पर जो क्रोमोसोम्स हैं, जितने भी क्रोमोसोम्स वहाँ बनते हैं वो एक मेटाफेज़ प्लेट पर अलाइन हो जाते हैं। जो क्रोमोसोम्स हमने देखे थे वो एक मेटाफेज़ प्लेट पर अलाइन हो चुके हैं। अब क्या होता है, ये स्प्लिट होना स्टार्ट करते हैं, स्प्लिट हो जाते हैं और टू डिफरेंट डॉटर क्रोमैटिड्स यहाँ पर बन जाते हैं। और जो दो नए डॉटर क्रोमैटिड्स यहाँ पर बने हैं वो आगे जाकर इन फ्यूचर डॉटर न्यूक्लियाई का डेवलपमेंट करेंगे। और जो ये दो क्रोमैटिड्स हैं जो अब अलग हो चुके हैं वो डिफरेंट पोल्स की तरफ माइग्रेट हो जाते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था अबाउट द सिस्टर क्रोमोसोम्स, एक जो ये क्रोमोसोम्स है कुछ इस तरीके से अरेंज होते हैं। एक वन जो सिस्टर क्रोमेटिन्स होते हैं कुछ इस तरीके से वो अरेंज होते हैं। सिस्टर क्रोमेटिन्स एक ये और एक ये क्रोमेटिन्स यहाँ पर होता है। इनके ऊपर इस तरीके से यहाँ सेंट्रोमियर्स अटैच थे। एक स्पिंडल फाइबर जिनसे अटैच होता है, एक स्पिंडल फाइबर इस तरीके से अटैच जाता है। ये कब होता है, मेटाफेज़ के स्टेज में। जब एनाफेज़ स्टार्ट हो जाते हैं तो ये जो आपको क्रोमोसोम्स यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं ये स्प्लिट हो जाते हैं। एक सिस्टर क्रोमेटिन्स अपवर्ड डायरेक्शन में और दूसरा सिस्टर क्रोमोसिन डाउनवर्ड डायरेक्शन में या अपोजिट पोल्स की तरफ मूव करने लगते हैं। ये जो पूरा भाग है वो एक तरफ जाने लगेगा और ये एट द लोअर साइड। एंड इस तरीके से क्या होता है, स्प्लिटिंग हो जाती है, क्रोमोसोम्स की स्प्लिटिंग हो जाती है। टू डॉटर न्यूक्लिया यहाँ पर बनते हैं। ईच क्रोमोसोम्स जो एक इक्विलेटरल प्लेट पर थे अब वो सेंट्रीसोम्स की ओर, जो सेंट्रीमियर ऊपर की साइड था उसकी तरफ मूव करना स्टार्ट कर देते हैं। जो अपोजिट साइड की तरफ जब मूव करते हैं तो सेंट्रोसोम्स का जो पोल है यानी जो सेंट्रोमियर है, दो सिस्टर क्रोमेटिन्स के बीच का जो सेंट्रोमियर होता है वो अपवर्ड डायरेक्शन में होता है। एंड वहीं जो उसकी एजेस है, जो आपको हैंड लाइक स्ट्रक्चर जो उनके एजेस आर्म दिखाई देते हैं वो बिहाइंड दैट पीछे की तरफ होती है। इन्हें हम कुछ इस तरीके से यहाँ पे समझ सकते हैं कि जैसे आपने देखा कि पहले एक सिस्टर क्रोमेटिन्स थे, कुछ इस तरीके से अलाइन थे, जिसमें यहाँ पर एक सेंट्रोमियर लगा था, एक यहाँ पे सेंट्रोमियर लगा था और ये स्पिंडल फाइबर्स के थ्रू अटैच होते हैं। जब स्पिंडल फाइबर्स इनको अपनी तरफ खींचना स्टार्ट कर देते हैं, बिकॉज वो सेंट्रोमियर के थ्रू खींच रहे होते हैं, तो सेंट्रोमियर ऊपर की साइड होता है जैसे यहाँ पे दिखाया गया, और जो दो टू आर्म्स है वो इस तरीके से दिखाई देते हैं। तो इस तरीके से क्या होता है, जितने भी क्रोमोसोम्स हैं वो स्प्लिट हो चुके हैं, डबल अपोजिट डायरेक्शन, अपोजिट पोल की तरफ वो मूव करते हैं। ओके, सो अब हम एनाफेज़ की प्रोसेस को अगर हम कैरेक्टरिस्टिक्स करें कि क्या क्या मेन प्रोसेस यहाँ पर होती हैं तो उनमें दो चीज़ें होती हैं। फर्स्ट तो क्रोमोसोम्स स्प्लिट होते हैं। पहला यहाँ पे क्या होगा, क्रोमोसोम्स स्प्लिट हो जाए और जो क्रोमैटिन्स हैं वो अलग अलग हो जाए। जो ये क्रोमोसोम्स हैं अब ये क्या हो जाते हैं, जो ये क्रोमोसोम्स यहाँ पर बने हुए हैं ये क्रोमोसोम्स प्रॉपर स्प्लिट हो जाते हैं। और स्प्लिट हो जाने के बाद जो क्रोमोटिन्स है, अब ये क्या हो गया, क्रोमेटिड्स था वो अलग अलग हो चुका है, एक ऊपर की साइड एक नीचे की साइड होता है। और ये अपने अपने जो पोल्स हैं या जिस पोल्स के थ्रू अटैच है उस तरफ अपोजिट पोल्स की तरफ मूव करने लगते हैं। तो ये हमने प्रोसेस पढ़ी अबाउट कि एनाफेज़ स्टार्ट हो जाती है यहाँ से और ये सिस्टर क्रोमेटिन्स इस तरीके से अटैच होते हैं। अब ये स्प्लिट हो गए, स्प्लिट होने के बाद टू डिफरेंट पोल्स की तरफ ये मूव करते हैं। जितने भी यहाँ पर होंगे वो सब इस तरीके से मूव करते हुए टू अपोजिट डायरेक्शन की तरफ जाना स्टार्ट करते हैं। और अब आप देख रहे हैं कि किस तरीके से जो इनके आर्म है वो पीछे की तरफ मुड़ जाते हैं और जो सेंट्रोमियर्स हैं वो अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करता हुआ टू डिफरेंट पोल्स की तरफ मूव करने लगता है। नेक्स्ट स्टेज है टेलोफेज़। टेलोफेज़ क्या होती है, एट द बिगनिंग ऑफ फाइनल स्टेज, जब माइटोसिस फाइनल स्टेज में पहुंच जाता है तो उस स्टेज को हम क्या बोलते हैं, टेलोफेज़ बोलते हैं। क्रोमोसोम्स अब क्या है, अपने रिस्पेक्टिव जो भी पोल्स हैं, जिस पोल्स की तरफ वो मूव करते हैं उन पोल्स की तरफ मुँह पहुंच चुके हैं। और अब ये क्या करते हैं, वापस से रिकंडेंस होना स्टार्ट कर देते हैं। कंडेंसेशन की प्रोसेस है वो फिर से वहाँ पर स्टार्ट हो जाती है। और जो ये अपनी इंडिविजुअलिटी है, जो आपको सिंगल क्रोमोसोम्स दिखाई दे रहे थे, प्रॉपर क्रोमोसोम्स समझ में आ रहे थे कि जिस तरीके से हम उन्हें स्ट्रक्चर्स को देख पा रहे थे कुछ इस तरीके से, तो ये जो स्ट्रक्चर्स हैं अब वो अपनी इंडिविजुअलिटी को खोना स्टार्ट कर देते हैं और सारे जितने भी क्रोमोसोम्स हैं वो एक साथ मिलकर कंडेंस होने लगते हैं। और जो क्रोमोसोम्स है वो बहुत ज़्यादा देर तक हमें बिल्कुल भी नहीं दिखाई देते, वो क्रोमेटिन मटेरियल के फॉर्म में हमें बहुत कम टाइम तक दिखाई देते हैं। और आफ्टर दैट जो कलेक्टिव मास है, जिस मास में वो टू डिफरेंट पोल्स की तरफ अटैच होते हुए दिखाई देते हैं, जिसमें किस तरीके से देख सकते हैं कि जब
ये दो डिफरेंट डिफरेंट पोल्स की तरफ एनाफेज में चले जाते हैं, तो आफ्टर दैट कुछ इस तरीके से थिक स्ट्रक्चर, एक मास स्ट्रक्चर बन जाता है जिसमें ये आपको क्रोमेटिन थ्रेड्स की तरह नहीं दिखाई देंगे। स्टेज के यानी टेलोफेज के जो की पॉइंट्स हैं वो हम यहाँ पे बताते हैं। जो क्रोमोसोम्स हैं, अब वो क्या हो गया, क्लस्टर्स फॉर्म में अपोजिट जाते हैं, दो टू डिफरेंट अपोजिट पोल्स की तरफ वो मूव कर वापस से क्रोमोसोम्स क्लस्टर में डिवाइड होना स्टार्ट कर देते हैं। और जो आइडेंटिटी थी उनकी, जिसमें आप उनको प्रॉपर अलग अलग देख पा रहे थे, वो अब हमें प्रॉपर तरीके से दिखाई नहीं देते। आफ्टर दैट जो न्यूक्लियस एनवेलप है, हमने इसके प्रीवियस पढ़ा था कि जब ये माइटोसिस की प्रोसेस स्टार्ट होती है तो न्यूक्लियस एनवेलप धीरे धीरे गायब हो जाता है, लेकिन इस प्रोसेस के एंड के बाद न्यूक्लियस एनवेलप बनना स्टार्ट हो जाता है अराउंड द क्रोमोसोम। जो क्रोमोसोम का क्लस्टर्स है, इसके किनारे किनारे एक एनवेलप बनना स्टार्ट हो जाता है। आफ्टर दैट और इस प्रोसेस के बाद न्यूक्लियस, गोल्गी बॉडी और ER भी फॉर्म हो जाते हैं। ER फॉर द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, अब ये भी रिफॉर्म होने लगते हैं। जैसे कि यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है कि ये मास है क्रोमोसोम्स का, ये तो क्लस्टर के फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, इसके किनारे किनारे ये एनवेलप भी फॉर्म हो जाता है। और इसी तरीके से जो अदर सेल ऑर्गेनेल्स हैं वो भी प्रॉपर बनना स्टार्ट हो जाते हैं। सो ये हमने जिस तरीके से देखा था। अब टेलोफेस, टेलोफेस में अब क्या होगा कि ये दो अपोजिट पोल्स की तरफ मूव करते जाएंगे और वापस से ये कंडेंस होना स्टार्ट करते हैं। जो आपको थिक मास लाइक स्ट्रक्चर दिखाई देता है, तो वैसे वो थिक मास स्ट्रक्चर दिखाई देंगे और टू डिफरेंट न्यूक्लियस यहाँ पर बन जाती हैं। नेक्स्ट प्रोसेस इज साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस क्या होता है, जो माइटोसिस अभी आपने देखा वो एक्चुअली में अभी यहाँ पर कंप्लीट नहीं हुआ है, जिसमें हमने देखा किस तरीके से जो क्रोमेटिन है वो कंडेंस होते हैं, कंडेंस होने के बाद जो एक इक्विलेटरल प्लेट्स पे आ जाते हैं। आफ्टर दैट सिस्टर क्रोमोसोम टू अदर पोल्स की तरफ मूव करते हैं और उसके बाद न्यूक्लियर एनवेलप वहाँ पर बन जाते हैं। तो ये सारी प्रोसेस हो जाने के बाद भी अभी माइटोसिस कंप्लीट नहीं हुई है, जब तक जो उसमें कौन है वहाँ पर जो सेग्रीगेशन है किसका, बिकॉज वहाँ पे दो अलग न्यूक्लियाई, जैसे भी आपने प्रीवियस देखा कि दो अलग न्यूक्लियाइज तो वहाँ पे बन गए हैं, लेकिन अब उनको क्या होना है, उनका टू अलग अलग डॉटर सेल्स के फॉर्म में उन्हें कन्वर्ट होना है। तो वो प्रोसेस अभी बची है। और ये कैसे होगा, जब सेल खुद ब खुद डिवाइड हो जाती है, दो जो आपको आउटर सेल्स यहाँ पर जिस तरीके से आपने एक बड़ा सा स्ट्रक्चर देखा था, अब ये खुद दो सेल्स में डिवाइड हो जाएंगे एंड दो डॉटर सेल्स यहाँ पर बनेंगे। तो ये जो प्रोसेस होती है जिसमें सेल डिवाइड हो जाती है इनटू द डॉटर सेल्स बाय द प्रोसेस, उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, साइटोकाइनेसिस। एंड साइटोकाइनेसिस इज द एंड ऑफ सेल डिवीजन। ये साइटोकाइनेसिस जो मैंने भी आपको बताई, ये सेल डिवीजन का एंड है। यहाँ पर जो प्रोसेस है वो कंप्लीट हो जाती है। इन एनिमल सेल, एनिमल सेल में क्या होता है, एनिमल सेल में जब ये साइटोकाइनेसिस की प्रोसेस होती है तो एक छोटा सा फॉलो, दैट मीन्स एक गैप आपको कुछ दिखाई देगा। फॉर एन एग्जाम्पल, ये एक सेल है, अब इस सेल में कुछ इस तरीके से आपको एक गैप लाइक स्ट्रक्चर दिखाई देता है। पहले एक सेल नॉर्मल थी, अब उसमें एक थोड़ा सा गैप क्लिंच आपको यहाँ पर दिखाई देगा और ये धीरे 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 बढ़ता जाएगा और टू डिफरेंट सेल्स यहाँ पर बन जाएंगे। लेकिन और ये क्या होता है, ये जो भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन में क्या हुआ था, फरो हुआ था, यानी फरो दैट मीन्स होल को कहते हैं कि अगर एक छोटा सा होल हो जाता है और फिर वो धीरे धीरे बढ़ता जाता है, अल्टीमेट तब तक बढ़ता रहेगा जब तक जो दो साइटोप्लाज्म है, जो साइटोप्लाज्म है प्रॉपर इक्वली सेंटर से डिवाइड नहीं हो जाता, तब तक ये प्रोसेस होती रहती है। लेकिन इन प्लांट सेल्स में प्रोसेस इस तरीके से नहीं होती। प्लांट सेल्स में थोड़ा सा डिफरेंट प्रोसेस होता है, बिकॉज जो यहाँ पर सेल वॉल है वो कैसी होती है, इंटेंसिव होती है, बहुत ज़्यादा सेल वॉल का अपना रोल प्ले होता है। तो सेल वॉल की वजह से जो साइटोकाइनेसिस होता है इन द प्लांट सेल, वो डू सम डिफरेंट मैकेनिज्म की तरफ वजह से होता है। और ये क्या होता है, इन प्लांट सेल में एक प्लांट सेल के अंदर एक इस तरीके से सेल प्लेट बन जाती है। फॉर एग्जाम्पल, ये एक प्लांट सेल है, तो प्लांट सेल के अंदर एक सेल प्लेट बन जाती है और ये सेल प्लेट धीरे धीरे प्रोसेस करती जाती है और ये जो सेल्स है ये टू डिफरेंट सेल्स में डिवाइड हो जाती हैं। ठीक है, तो जैसे हमें बताया गया कि इन स्टार्टिंग क्या होता है, एक सेल वॉल का फॉर्मेशन हो जाता है, जो प्रीवियस सेल प्रोसीजर्स बन जाते हैं, इन सेल प्रोसीजर्स को हम क्या बोलते हैं, सेल प्लेट बोलते हैं। और सेल प्लेट सेंटर में बन जाता है और फिर लेमिना की तरफ बढ़ता हुआ जाता है और जो एक सेल है जो या फिर जो एक प्रॉपर सेल थी उसको अब टू इक्वल डॉटर सेल्स में डिवाइड कर देता है। तो इस तरीके से सेल डिवीजन होता है इन केस ऑफ प्लांट। ऑल्सो एट दैट टाइम जब साइटोकाइनेसिस की प्रोसेस हो रही है, तो उस टाइम जो साइटोप्लाज्मिक डिवीजन के साथ साथ जो ऑर्गेनल सेल लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड, ये भी इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं टू टू डॉटर सेल। जैसे कि अब ये सेल है वो टू डॉटर सेल्स में डिवाइड हो गई है। जब ये डिवाइड होती है तो उसके साथ साथ माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड्स, ये भी इक्वली डिवाइड हो जाते हैं इन बोथ ऑफ द सेल। तो एज अ रिजल्ट
अब क्या हुआ है, अब ये प्रोसेस यहाँ पर कंप्लीट हो गई, जिसमें कैरियोकाइनेसिस दैट मीन डीएनए का डुप्लीकेशन, डीएनए का चेंजेस, डीएनए के 2 सिस्टर क्रोमेटिन्स बनना, सिस्टर क्रोमेटिन्स के अलग अलग पोल्स में जाना और 2 डॉटर सेल्स वहाँ पे फॉर्म होना। तो ये जो सारी प्रोसेस है कैरियोकाइनेसिस के अंदर आती है, जो कि हमने अब यहाँ पर पढ़ ली। लेकिन कुछ ऐसी प्रोसेस भी होती है जो कैरियोकाइनेसिस के बाद साइटोकाइनेसिस भी होना जरूरी है, बिकॉज कैरियोकाइनेसिस दैट मीन्स न्यूक्लियस तो अलग हो गया, लेकिन जो साइटोप्लाज्मिक रीजन है उसका भी अलग होना जरूरी है। लेकिन कुछ ऐसे प्रोसेस है, कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जिसमें कैरियोकाइनेसिस तो होती है बट साइटोकाइनेसिस वहाँ पर नहीं होती। अगर साइटोकाइनेसिस नहीं होगा तो जो सेल है वो मल्टी न्यूक्लिएटेड हो जाएगी। क्यों मल्टी न्यूक्लिएटेड हो जाएगी? बिकॉज एक सेल है, अब ये सेल क्या करिए डिवाइड हो रही है, डिवाइड होने के बाद ये 2 डॉटर सेल बन गए। अब क्योंकि साइटोप्लाज्म अलग नहीं हुआ तो फर्दर अब ये सेल आगे डिवाइड हो जाएगी, तो उसमें 2 और सेल बनाएंगे, ये आगे डिवाइड होगी और सेल्स हो जाएंगे। इस तरीके से मल्टी न्यूक्लियर कंडीशन बन जाती है और इस तरीके की जो कंडीशन होती है उसे सिंटैमिक बोला जाता है, सिंटैमिक बोला जाता है जो कंडीशन होती है। और इस कंडीशन की वजह से मल्टी न्यूक्लियर स्ट्रक्चर बन जाते हैं, बहुत सारे न्यूक्लियस वहाँ पे आपको दिखाई देते हैं। ये जो आपको एग्जाम्पल है उसका है जो लिक्विड एंडोस्पर्म इन कोकोनट, कोकोनट के केस में हमें ये एग्जाम्पल देखने को मिलता है, जहाँ पर एक सेल के अंदर 3 डिफरेंट या मोर देन 2 से ज़्यादा जो न्यूक्लियस है वो आपको वहाँ पर देखने को मिलेंगे। जो इस तरीके से आपने देखा था कि वो सेल एनवलप अब धीरे धीरे देखिए कंडेंस होता जाएगा। कैरियोकाइनेसिस के हम देखते हैं इसमें क्या होता है, साइटोकाइनेसिस में अब देखिए ये धीरे धीरे साइटोप्लाज्म अलग होता जाता है। इनके एनिमल्स के केस में होता है जिसमें एक क्लीवेज फरो बन जाती है, जो आगे बढ़ते हुए 2 डिफरेंट डॉटर सेल्स का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। और ये उनके अंदर क्या होते हैं, 2 न्यूक्लियस होते हैं। लेकिन मैंने क्या बोलता, प्लांट में अलग होता है। तो प्लांट में एक इस तरीके से प्लेट फॉर्म हो जाती है, सेंटर में एक प्लेट फॉर्म हो जाती है। अब ये सेल वॉल को अलग कर देगी और सेल वॉल के अलग होने से 2 डिफरेंट प्लांट सेल यहाँ पर बन जाते हैं और ये कैसी है, डॉटर सेल्स। सो हमने प्रोसेस देखी जिसमें हमने एनाफेज, टेलोफेज और साइटोकाइनेसिस की प्रोसेस को देखा कि किस तरीके से सेल डिवाइड होने के बाद साइटोकाइनेसिस की प्रोसेस होती है और प्रॉपर सेल डिवाइड हो जाती है। नेक्स्ट जो हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं कि सेल जो माइटोसिस की प्रोसेस हुई उसका सिग्निफिकेंस क्या है, क्यों ये प्रोसेस होती है। वैसे तो जो माइटोसिस है बेसिकली ये इक्वेशनल डिवीजन होता है, दैट मीन्स अगर 2n है, फॉर एन एग्जाम्पल किसी सेल के अंदर 2n है क्रोमोसोम्स, तो वो आगे जब 2 न्यूक्लियस बनेंगे, 2 डॉटर सेल्स बनेंगे, उनमें भी 2n ही होते हैं। और ये जो माइटोसिस की प्रोसेस है वो डिप्लॉयड सेल्स के अंदर होती है एंड डिप्लॉयड सेल्स में एक इक्वेशनल डिवीजन होता है। जैसे मैंने आपको प्रीवियस एग्जाम्पल भी दिया था कि अगर 46 क्रोमोसोम है फॉर एन एग्जाम्पल, तो जो न्यू डॉटर सेल्स बनेंगी उसमें भी 46 क्रोमोसोम होंगे। तो जो भी क्रोमोसोम्स है उसमें कोई भी डिवीज़न नहीं होता, कोई कमी नहीं आती, इसीलिए हम इसे इक्वेशनल डिवीज़न बोलते हैं। लेकिन कुछ ऐसे लोअर प्लांट्स हमने देखे हैं, कुछ ऐसे प्लांट हैं, कुछ लोअर एनिमल्स और कुछ इंसेक्ट्स होते हैं जिनमें ये जो केस है माइटोसिस का वो हैप्लॉइड सेल्स में भी हो जाता है, बिकॉज हर एक चीज़ का एक एक्सेप्शन मौजूद होता है। तो ये भी एक एक्सेप्शन है, यहाँ पर कुछ लोअर प्लांट्स हैं जिसमें ऐसी प्रोसेस होती है। अदरवाइज जो माइटोसिस है वो डिप्लॉयड सेल में होता है। ये बहुत समझना, ये अंडरस्टैंड करना कि बहुत ज़रूरी है कि एक्चुअली में इसका रोल प्ले क्या है, सिग्निफिकेंस क्या है, क्यों ये इस प्रोसेस हो रही है इन द सेल ऑर्गेनिज्म। और जिसके लिए हमें कुछ हैप्लॉइड एंड डिप्लॉयड सेल्स के बारे में पढ़ना है, वो हम प्रीवियस पढ़ चुके हैं बहुत सारी हैप्लॉइड एंड डिप्लॉयड इंसेक्ट के बारे में। माइटोसिस क्या होता है, माइटोसिस के रिजल्ट के थ्रू जो डिप्लॉयड डॉटर सेल्स बनी है वो कैसी होती है, आइडेंटिकल क्यों हो रही है, बिकॉज जैसे मैंने आपको बोला कि जो क्रोमोसोम नंबर यहाँ पर है 2n, जो नंबर यहाँ पर है यहाँ पर भी क्या होगा 2n होगा, यहाँ पर भी 2n है। तो बिकॉज ऑफ द माइटोसिस जो भी डिप्लॉयड डॉटर सेल बनती है वो जो पेरेंट सेल है उनके जेनेटिक मटेरियल से बिल्कुल आइडेंटिकल होती है, बिल्कुल सेम होती है। ऑल्सो जो ग्रोथ है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में, हम जैसे ऑर्गेनिज्म में जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है इनकी जो ग्रोथ हो रही है बॉडी में वो माइटोसिस के डिवीज़न के थ्रू ही होती है। बिकॉज जैसे जैसे अगर हमारी एक सेल ऑर्गेनल है, बॉडी है हमारी, वो धीरे धीरे ग्रोथ करती जा रही है, तो उसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स तो चेंज होते नहीं है, नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स उतने ही हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ वो क्या करता है, इलॉन्गेटेड होता जाता है, बढ़ता जाता है। तो माइटोसिस डिवीज़न होता है फॉर द इलॉन्गेशन ऑफ सेल। ऑल्सो जब सेल ग्रोथ होती है तो इससे क्या होता है कि जो न्यूक्लियस का पोर्शन है और जो साइटोप्लाज्म पोर्शन है उसका रेशियो में थोड़ा सा डिफरेंस हो जाता है, बट ऐसा नहीं होना चाहिए। बिकॉज जब सेल ग्रोथ करती है, जैसे आपने देखा था सेल जब इलॉन्गेट हो रही है तो उसके अकॉर्डिंग साइटोप्लाज्म इलॉन्गेट हो जाता है। तो सेल साइटोप्लाज्म इलॉन्गेट हो रहा है और न्यूक्लियस उतना ही है, तो न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म के बीच में जो ये डिफ्रेंशिएशन है, डिस्ट्रीब्यूशन है, वो रेशियो के रिगार्डिंग वो नहीं होना चाहिए। इसके लिए इन स्टार्टिंग में क्या होता है कि ये सेल
पहले तो रेप्लिकेट होती है, पहले तो ग्रोथ होता है जिसके वजह से साइटोप्लाज्म आपको ज़्यादा बढ़ता हुआ दिखाई देगा, लेकिन आफ्टर दैट जब सेल प्रॉपर से डिवाइड हो जाती है, जब सेल एक सेल से दो डॉटर सेल्स यहाँ पर बन जाते हैं, तो वो वापस से अपने जो न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो है उसको वापस से रीस्टोर कर लेता है। दैट मीन्स जितना वो इलोंगेट हुआ है उतना ही ज़्यादा वो रीस्टोर का काम कर लेता है जब वो प्रॉपर ब्रेक हो जाता है। एंड आफ्टर द डिवीज़न जितना इलोंगेशन हुआ है उसी के अकॉर्डिंग वो अपनी सेल का जो साइटोप्लाज्मिक रेशियो है उसको मेंटेन कर लेता है, और इसकी वजह से जो भी सेल है उसमें कोई प्रॉपर आपको जो रेशियो है साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस का वो डिवाइड होते हुए नहीं दिखाई देगा। ऑल्सो अ सिग्निफिकेंस कॉन्ट्रीब्यूशन, एक सिग्निफिकेंस बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशन होता है साइटोप्लाज्म का इज़ अ सेल रिपेयर। हमारे बॉडी में बहुत सारी जो सेल्स हैं अगर वो डैमेज हो जाती हैं तो उन सेल्स को वापस रिपेयर करने के लिए भी साइटोप्लाज्म का जो माइटोसिस है उसका यूज़ किया जाता है। हमारी बॉडी में बहुत सारी ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जिनके ऊपर एक एपिडर्मिस की एक लेयर होती है, जैसे गट वॉल जो होती है हमारे बॉडी के अंदर, जो गट है इंटेस्टाइनल रीजन होता है, या बॉडी ब्लड सेल्स होती हैं, कुछ ऐसी सेल्स होती है जो कि क्या होती है एपिडर्मिस की लेयर उनके चारों तरफ होती है। ये जो लेयर है ऑलवेज क्या होती है रिप्लेस्ड होती रहती है। रिप्लेस्ड क्यों होंगी? बिकॉज जैसे जैसे सेल डिवीजन होता रहेगा उनके अंदर तो जो पुरानी सेल्स है वो हट के डॉटर सेल्स बन गई, फिर डॉटर सेल्स आगे डिवीजन आती है, तो इस तरीके से उनमें रिप्लेसमेंट की प्रोसेस होती रहती है। ऑल्सो द माइटोटिक डिवीजन इन अ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो कि प्लांट के सेल में होता है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू उसमें भी क्या होता है कि एपिकल और लैटरल साइड में जो कैम्बियम होता है वो कंटिन्यूअस ग्रोथ करता रहता है। एंड कंटिन्यूअस ग्रोथ होने की वजह से प्लांट थ्रू आउट लाइफ साइकिल में ग्रोथ करता है। जब तक वो प्लांट की लाइफ साइकिल प्रॉपर है उसमें वो थोड़ी ना बहुत ग्रोथ करता रहता है, और जब एक प्रॉपर ग्रोथ वो कर लेता है तो आफ्टर दैट जो सेल्स हैं वो डैमेज हो जाती हैं तो उनके रिपेयर करने के लिए माइटोसिस सेल्स यूज़ होती है, माइटोसिस की प्रोसेस यूज़ होती है। तो ये सिग्निफिकेंस है माइटोसिस का।